हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 1। हमारे चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो हमें चैप्टर के नाम से ही समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ किताबों के बारे में और कुछ कब्रों के बारे में। और वो हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि किताबें और कब्रें हमें बताएंगी इतिहास के बारे में कि हज़ारों साल पहले क्या होता था। किताबों से हमें क्या क्या इतिहास के बारे में पता चलता है और कब्रों से हमें क्या क्या किस तरह के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम शुरू करेंगे पहला टॉपिक दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। हमारा आज का टॉपिक है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। प्राचीनतम यानी कि बहुत पुराना, और ग्रंथ का मतलब है जो हमें लिखा हुआ मटेरियल मिला है, यानी कि बुक्स जो सबसे दुनिया की सबसे पुरानी सबसे प्राचीन बुक्स हैं, उनमें से एक हमारे पास है, नहीं उनमें से कुछ हमारे पास हैं जिनका नाम है वेद। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेदों के बारे में कि जो दुनिया के सबसे पुरानी बुक्स हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें से एक है वेद। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, क्योंकि वेदों से हमें ज्ञान मिलता है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो हमारे पास 4 वेद हैं टोटल: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में तो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे ही। यजुर्वेद का संबंध है, यजुर्वेद जो वेद है उससे हमें ऐसी बातों के बारे में पता चलता है जिसमें लिखा है कि यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किए जाएं, उनकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यजुर्वेद का संबंध होता है यज्ञ से, या से यजुर्वेद और या से यज्ञ। फिर आता है सामवेद। सामवेद का संबंध है संगीत से, स से सामवेद और स से संगीत। तो जो भारतीय संगीत का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, जो हमारे पास म्यूजिक है, उसकी जो है शुरुआत होती है सामवेद से। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें आयुर्वेद के बारे में पता चलता है और जादू टोने से संबंधित जानकारी भी मिलती है। तो हजारों साल पहले जब वेदों की रचना हुई तो उनमें ये सारी बातें, ये सारी नॉलेज, ये ज्ञान लिखा गया जिसे आज हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पुराना वेद इन चारों में है ऋग्वेद। ऋग्वेद इन सभी में सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद की रचना हुई थी आज से लगभग 3500 साल पहले। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, मंत्र लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, 1000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं। यहाँ पे प्रार्थनाएं भी हो सकता है और मंत्र भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, प्रार्थना हम क्यों करते हैं? भगवान को याद करने के लिए, भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए। तो उनको मंत्र की फॉर्म में ही लिखा गया है। इन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? सूक्त। तो सूक्त का क्या मतलब होता है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो इनको, प्रार्थनाओं को, इन मंत्रों को हम सूक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बोला जाता है और अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन के साथ अच्छे से बोला जाता है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो प्रार्थनाएं होती हैं, ये जो मंत्र हैं जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं, ये देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे, देवी देवताओं को याद करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए। तो हमारे पास जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल हम कौन सा मानेंगे? जब ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेद की रचना हुई 3500 साल पहले। तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण देवता थे जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में इन देवताओं के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले अग्निदेव, अग्निदेव नाम से ही समझ आ रहा है हमें, अग्नि के देवता। फिर हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव युद्ध के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्रदेव को युद्ध का देवता माना गया है। और फिर है सोमदेव। से है ये सोम एक पौधा है जिससे एक खास
ड्रिंक, पेय बनाया जाता था। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनकी रचना की थी ऋषियों ने। तो जब रचना की थी उन्हें डायरेक्ट लिखा नहीं गया था। ऋषि जो होते थे वो अपने स्टूडेंट को उन्हें सुनाते थे। मतलब ऋषि बोलेंगे तेज तेज, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कुछ, और फिर आप उस चीज़ को मेरे पीछे रिपीट करोगे। तो इस तरह से ऋग्वेद के जो मंत्र थे, जो प्रार्थनाएं थी, उनकी रचना हुई थी कि ऋषियों ने बोला और ऋषियों के जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो बोलकर ही याद करते थे, रटते थे। कंठस्थ करना यहाँ पे लिखा है ना, विद्यार्थियों को सस्वर यानी कि बोलकर कंठस्थ, यानी कि कंठ का मतलब गला, कंठस्थ कराया जाता था, याद कराया जाता था, बिल्कुल एज इट इज रटाया जाता था। सूक्तों की रचना पुरुषों ने की है, क्योंकि हमें पता है जो ऋषि होते थे वो ज्यादातर पुरुष ही होते थे, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी की है, बहुत कम, कुछ एक आध महिलाओं ने की है, लेकिन ज्यादातर जो सूक्त हैं, सूक्त का मतलब जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं ऋग्वेद में, उनकी रचनाएं की है पुरुषों ने। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की भाषा की। ऋग्वेद जो हम मानते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से, बहुत पुरानी बुक में से एक है, उसकी जो भाषा है वो संस्कृत तो है, लेकिन वो वैसी संस्कृत नहीं है जो आप अपने स्कूल्स में पढ़ते हो या नॉर्मली जो लिखी होती है, आसानी से समझ आने वाली संस्कृत नहीं है। जो ऋग्वेद की भाषा है वो वैदिक संस्कृत है और थोड़ी डिफिकल्ट है, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। तो ऋग्वेद काल में क्या किया जाता था? उच्चारण किया जाता था प्रार्थनाओं का, मंत्रों का, और श्रवण किया जाता था। श्रवण यानी कि सुना जाता था, उनको सुना जाता था। मतलब ऋषि जो होते थे, जो टीचर्स, गुरु होते थे, वो बोलते थे, उच्चारण करते थे, स्टूडेंट उनको सुनकर उनके पीछे रिपीट करते थे। तो ऐसे कुछ बहुत सालों तक जो ऋग्वेद के जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनको ऐसे ही याद किया गया कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को याद कराया, फिर जो स्टूडेंट हैं वो भी कभी टीचर बने तो उन्होंने फिर अपने स्टूडेंट्स को याद कराया। ऐसे ही चलता रहा। लगभग आज से कुछ सालों पहले ही जो ये वेद हैं, आज से लगभग 200 साल पहले हम मान सकते हैं कि इनको लिखा गया है। उससे पहले लिखने का काम नहीं हुआ था। उससे पहले सिर्फ उच्चारण किया जाता था, सुना जाता था और कंठस्थ किया जाता था। लेकिन आज से लगभग 200 साल पहले ही ये जो प्रार्थनाएं हैं, जो मंत्र हैं ऋग्वेद की, इनको लिखा गया है। हमने बात की थी अभी कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत है, यानी कि वो आज जैसी संस्कृत नहीं है, वो वैदिक संस्कृत है। आसानी से समझ भी नहीं आती, वो ऐसी संस्कृत है। ठीक है, हर कोई उस संस्कृत को नहीं समझ सकता। तो जो भाषाएं होती है ना, वो एक भाषा परिवार का हिस्सा होती हैं। भाषाएं भाषा परिवार का हिस्सा होती हैं। जैसे कि एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक भाषा परिवार में बहुत सारी भाषाएं होती हैं। एक परिवार में जो लोग होते हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, उनकी कुछ कॉमन आदतें होती हैं जो एक जैसी होती हैं एक परिवार के लोगों की। ऐसे ही जो एक भाषा परिवार की भाषाएं होती हैं ना, उनमें भी कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, उनकी भी कुछ एक जैसी आदतें होती हैं। जैसे कि हम जानेंगे अभी, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय। तो जो संस्कृत भाषा है वो भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और भारत की ऐसी बहुत सी भाषाएं जैसे कि आसामिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और फारसी, यूरोप की भी बहुत सारी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मन, यूनान, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी एक ही परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भारोपीय भाषा परिवार। अब हम इन्हें एक ही भाषा परिवार का क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो शब्द हैं, जैसे कि आरंभ के किसी एक शब्द के लिए जो आरंभ का शब्द है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कुछ कुछ एक जैसी होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है माता का, हम माँ कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में हम मातृ कहते हैं, वो भी माँ से, वो भी माँ से, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मदर। अब ये भी माँ से ही शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं ये एक ही फैमिली के हैं, क्योंकि इनके फीचर्स एक जैसे हैं। जैसे कि हम भाई बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में हम बोलते हैं भ्राता और इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रदर। तो
तो ये भी एक सी प्रोनाउंसिएशन इनकी स्टार्टिंग में हुई, तो इसीलिए इनके ये कॉमन फीचर्स होते हैं भाषाओं के, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एक ही भाषा परिवार का हिस्सा कहते हैं। तो हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हो, वो दूसरे भाषा परिवार का हिस्सा भी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में हम क्या, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की भाषाएं होती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो देखो हमारे जो भारत में कितने भाषा परिवार की भाषाएं हैं, एक तो भारोपीय जिसके बारे में हमने जाना सबसे पहले, भारत और यूरोपीय। दूसरा जो पूर्वोत्तर में बोली जाती है वो तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं हैं। तीसरा जो साउथ इंडिया में जो हमारी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और जो झारखंड और मध्य भारत में भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। कितने भाषा परिवार की? 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, जिसमें हमने वेदों के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि 4 वेद होते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद रचा गया और ऋग्वेद में क्या क्या हमने बातें समझी उनके बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। भाषा परिवार का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।